दुनिया ने चैन की सांस ली ही थी कि साहब थैंक गॉड मिडल ईस्ट में शांति बहाल हो रही है और इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में सीज फायर डिक्लेयर हो गया है। अगले ही दिन साहब बम फूट गया सीरिया के अंदर। लेबनान के बिल्कुल साथ सटे सीरिया के अंदर जो HTM जो है वहाँ पे हिजरत तहरीक अल शाम्स, ये एक सुन्नी टेररिस्ट ग्रुप है जिसको तुर्की की मदद है, अमेरिका और इजराइल की मदद है। और पहले इसमें जो है ये ISIS हुआ करता था, अल-कायदा हुआ करता था और ये दोनों ने मिल के फिर अल नुसरा बनाया था और तब से ये लड़े आ रहे हैं सीरिया के अंदर। तो इन्होंने एक बड़ा भारी हमला किया एलेप्पो के शहर के ऊपर, जो कि सीरिया का सेकंड लार्जेस्ट बड़ा शहर है, नंबर 2 पे है जो शहर आबादी के लिहाज से। वहाँ पे बड़ा भारी बहुत ही फेयर्स सरप्राइज अटैक किया जिसके चलते सीरियन फौज के पांव उखड़ गए और तकरीबन अब जो है जो HTS का पूरा कब्जा हो गया है एलेप्पो के शहर के ऊपर। वो इदलिब पे चढ़ाई कर रहे हैं और होम्स की तरफ बढ़ रहे हैं, दमास्कस कैपिटल की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पे बशार अल असाद का हेडक्वार्टर्स है। तो साहब ये हो क्या रहा है, माजरा क्या है? वहां लड़ाई खत्म नहीं हुई और यहां पे एक नई लड़ाई शुरू हो गई। वहां से सीज फायर हुआ, अगले दिन सीज फायर की 3 वायलेशंस हो गई। इजराइल ने बमबारी करी फिर जाके लेबनान के अंदर और बहुत कम उम्मीद है कि वो सीज फायर ज़्यादा देर टिक पाएगा, लेकिन कम से कम सीज फायर तो हुआ। चचा बाइडन कब से जो है कोशिश कर रहे थे, दबाव डाल रहे थे कि सीज फायर हो, सीज फायर हो, सीज फायर हो मिडिल ईस्ट में, क्योंकि उनके जो फिलिस्तीनी और अरब जो सिटीजन्स हैं अमेरिका में जो आके बस गए हैं, बसा दिए हैं, उन लोगों ने वो चाहते थे कि वो डेमोक्रेट्स को वोट करें। डेमोक्रेट्स को वोट किया या नहीं साहब, वो तो पिट गए इलेक्शन के अंदर और ना उनको अभी तक सीज फायर मिला, क्योंकि नेतन्याहू ने साफ मना कर दिया। उसने कहा साहब जब तक मैं हिजबुल्लाह को ख़त्म नहीं करता, मेरे कोई 60-70 हज़ार जो मेरे नागरिक हैं जो कि उत्तरी इजराइल से जिनको भाग कर आना पड़ा है, रिफ्यूजी बन गए हैं बाकी इजराइल में, उनको मैंने वापस घर भेजना है। तो मेरे को तो साहब हिजबुल्लाह से लड़ना ही लड़ना पड़ेगा। और वो लड़ गए साहब, और उन्होंने तो बहुत पहले की तैयारी थी, हिजबुल्लाह को बुरी तरह डेसिमेट किया। अब याद रहे ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर और जो हिजबुल्लाह के फाइटर्स हैं वो बाशर अल असाद की मदद कर रहे थे सीरिया की लड़ाई के अंदर। जब इनको बहुत नुकसान पहुंचा तो वो फ्रंट जो है एलेप्पो का वो ढीला पड़ गया। सीरिया की फौज भी निश्चिंत होकर बैठी थी कि हमको तो हिजबुल्लाह की सहायता है, सहयोग है, मदद है, हमको तो ईरान की मदद है और ये लोग ये मोर्चा संभाले हुए हैं। वो वहाँ पे काफ़ी उनके ऊपर बॉम्बिंग करी इजराइल की एयरफोर्स ने भी, और वो काफ़ी लेबनान की लड़ाई की वजह से कमज़ोर पड़ गए, काफ़ी अपने लड़ाके उनको उस तरफ ले जाने पड़े और नतीजन जो गैप बना एलेप्पो के सामने, वहाँ पे जो है HTS वहाँ जाके चढ़ गई है, उसने काफ़ी बड़ी चढ़ाई की है। अब साहब यहाँ पे एक अजीबो गरीब स्थिति है सीरिया के अंदर। सन 2011 से परिप्रेक्ष्य हमको समझना होगा। सन 2011 से वहाँ पे तो एक शिया सुन्नी युद्ध चल पड़ा है। बशर अल असाद शिया है और उनके बरखिलाफ पहले तो ये ISIS और क्या कहते हैं अल-कायदा इन इराक वगैरह ये सब जाके चढ़ गए। वो वहाँ अपना एक देश कार्व करना चाहते थे, एक ISIS का खलीफेट, और उसके चलते बड़ी भीषण लड़ाई वहाँ पे हुई। ईरान उनकी मदद के लिए आया और क्या कहते हैं इराकी मिलिशिया शिया उनकी मदद के लिए आई है, हिजबुल्लाह उनकी मदद के लिए आया। और फिर सन 2016 में रूस बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सीरिया की मदद में आ गया। याद रहे सीरिया ने 2 बेस दिए हैं, लातिका बेस और एक दूसरा बेस अपनी जो मेडिटेरेनियन की जो कोस्ट है उसके ऊपर। तो ये स्ट्रेटेजिक तौर से सीरिया बहुत अहम है
रूस के लिए, क्योंकि वो एक पिवट देता है रूस को मिडिल ईस्ट में हस्तक्षेप करने के लिए, मिडिल ईस्ट में अपने ऑयल रूट्स वगैरह संभालने के लिए, ब्लैक सी में वो है और मेडिटेरेनियन सी में प्रभावी होने के लिए उसको ये 2 बेस सीरिया के नेवल बेस निहायत ज़रूरी है। इसलिए साहब 2016 में तो पुतिन की फौज चढ़ बैठी सीरिया के अंदर। उन्होंने अपनी एयरफोर्स को भेजा, अपने टॉर्स फ्लेम थ्रोअर्स को भेजा, जो भारी भारी हथियार थे भेज के एक कॉम्बैट लेबोरेटरी बना दी सीरिया की और तहलका मचा दिया सीरिया के अंदर। बहुत मार मारी जो रेबल्स थे और इसके चलते जो बाशर अल असाद का जो रिजीम था वो हावी हो सका और ज़्यादातर कोई 80% इलाका उसने कब्जा कर लिया था, सीरिया का कंट्रोल कर लिया था। अमेरिकन्स भी वहाँ पे थे, वो कभी जो कुर्द लोग हैं उनका सपोर्ट कर रहे हैं और वो तो जहाँ साहब हैरत की बात है, कह रहे थे हम लड़ रहे हैं क्या कहते हैं ISIS से और अल कायदा से, लेकिन अपने दुश्मन को अपना दोस्त बना लिया और वो चढ़ बैठे, इनको लेके वो चढ़ बैठे बाशर अल असाद के ऊपर। सो बहरहाल स्थिति क्या है साहब? स्थिति ये है कि रूस बड़े प्रेशर में है यूक्रेन की लड़ाई में। प्रेशर तो मतलब कि वो जीत रहा है वो लड़ाई, इसलिए वो वहाँ से अपनी तवज्जो ज़्यादा नहीं हटा सकता। लेकिन जब उसने देखा कि ये सडन सरप्राइज ऑफेंसिव हो गया है और सीरिया की फौज के पांव उखड़ गए हैं, तो पहले तो रूस के पुतिन साहब ने तिल मिलाकर उनकी वैगनर फोर्स वगैरह वहाँ पे है, उन्होंने वहाँ का जो लोकल रशियन कमांडर था उसको सैक किया और जो उनका बेस्ट जो सीरिया एक्सपर्ट था जनरल अलेक्जेंडर चेको को उन्होंने सीरिया को संभालने के लिए भेजा। और उसने आते ही साहब 100 जेट फाइटर से तबाही मचानी शुरू कर दी। एलेप्पो के शहर की भीषण बॉम्बिंग हुई, इदलिब के शहर की भीषण बॉम्बिंग हुई, होम्स के ऊपर बॉम्बिंग हुई और ये जो ये विद्रोही ग्रुप जो चल रहे थे और बड़े जीत का जो जश्न मना रहे थे, बड़ी बुरी तरह से उनके ऊपर जो है वो बमबारी करी है और जो जुलानी है जो उनका कमांडर HTS का, उसको मार गिराया। अब जो है सीरिया की फौज ने भी अपनी 3 डिविजन्स फॉरवर्ड करी हैं ताकि वो यहाँ पे स्थिति पे नियंत्रण पा सके। लड़ाई अब होम्स की तरफ हो रही है। होम्स बड़ा क्रिटिकल एरिया है क्योंकि अगर यहाँ होल्ड नहीं कर पाए सीरियाई फौजें और रूस के उनको जो मदद दे रहे हैं और ईरान जो मदद दे रहे हैं, और ख़बर आई है कि इराक से भी जो शिया मिलिशिया हैं वो उनकी मदद के लिए वहाँ इस जंग में उतर पड़े हैं। अमेरिकन भी हैं, रूसी भी हैं, इजरायली भी हैं, तुर्की भी है, फ्री फॉर ऑल है सीरिया, फ्री फॉर ऑल है। और साहब इतने सारे देशों के होते, इतने सारे एक्टर्स के होते, यहाँ पे साहब कोई मिसकैलकुलेशन हो सकती है और ये युद्ध एकदम जो है ये एस्केलेट हो सकता है। बड़ी खतरनाक स्थिति आ गई है। हम तो सोच रहे थे सीज फायर हो गया, लेकिन सिरस्वा सीज फायर हो गया, उससे ज़्यादा भयंकर लड़ाई छिड़ गई है, जो कि शायद हिजबुल्लाह से भी ज़्यादा भयंकर लड़ाई। हिजबुल्लाह तो अकेला लड़ रहा था, यहाँ तो 50 ग्रुप लड़ रहे हैं। तुर्की का एक बड़ा ही अजीबो गरीब इसमें रोल है, एक अदा कर रहे हैं तुर्की के एर्दोगान। वो अपने आप को खलीफा बताते हैं, पूरी जो खालीफेट है मुस्लिम खालीफेट का, मुस्लिम मुल्कों का, वो अपने आप को रहनुमा बताते हैं सबसे बड़ा, और वो कहते हैं मैं फ़िलिस्तीन का सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं पैलेस्टीन का सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन असलियत क्या है साहब? असलियत यह है कि कोई ये हमला शुरू होने के 10 दिन पहले जो कि इज़राइल के शिन बेट इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ हैं, वो तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ से मिले थे और उसके साथ उन्होंने ये जो है ये पूरा कहते हैं ये प्लानिंग करी है इस भीषण हमले की, क्योंकि वो ईरान को पहले से ही चेतावनी दे रहे थे, सीरिया को चेतावनी दे रहे थे कि साहब आपके यहाँ से 3 बड़े सप्लाई रूट आते हैं जहाँ से कि ईरान अपने रॉकेट, अपने मिसाइल, अपने हथियार हिजबुल्लाह को भेज रहा है। आप इसे रोकें, नहीं तो आपको भीषण अंजाम भुगतना होगा।
और वो अंजाम हम देख रहे हैं। उन्होंने हिजबुल्लाह के खिलाफ तो सीज फायर किया, लेकिन वो सीरिया पे चढ़ बैठे, अमेरिकन भी चढ़ बैठे हैं और वो इस्तेमाल कर रहे हैं साहब, होल्ड योर ब्रेथ, अल-कायदा और ISIS का, जो कल तक उनके सबसे बड़े दुश्मन थे, और 9/11 का जो भी वो कहानी बताते हैं साहब, अब वो उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं बशर अल-असद से लड़ने के लिए। तो देर आर नो परमानेंट एनिमीज, देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देर आर ओनली परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। क्या होगा आगे सीरिया के अंदर कहना बहुत मुश्किल है। बड़ी भीषण और निर्णायक लड़ाई चल रही है। रूस ने सब स्टॉप्स खोल दिए हैं और रूस यहाँ तो जो है बड़ा भीषण फायर पावर का इस्तेमाल कर रहा है, उतना जितना कि उसने शायद यूक्रेन में भी नहीं किया, क्योंकि 2016 में तो उन्होंने इसको कॉम्बैट लेबोरेटरी बना दिया था, जहाँ पे कि वो पूरे अपने मिसाइल वगैरह टेस्ट करना चाहते थे। अपने नए रॉकेट्स और अपने टॉर्च सिस्टम को उन्होंने बाखूबी वहाँ पे कॉम्बैट लेबोरेटरी के तौर में सीरिया में आजमाया था। तो प्रॉब्लम सिर्फ पुतिन की यह है कि वो अभी उनका पूरी तवज्जो यूक्रेन की तरफ है, जहाँ वो जंग जीत रहे, और इस वक्त अगर वो फौजें हटाएं और अपने वेपन सिस्टम्स हटाएं सीरिया की तरफ, तो जो मंदी पड़ सकती है उनके जो ऑफेंसिव में यूक्रेन के अंदर, जो कि अब काफ़ी निर्णायक मोड़ के ऊपर है और काफ़ी बढ़त हासिल कर रहा है। कोई 250 स्क्वायर किलोमीटर तो उन्होंने इसी महीने में जीत लिए हैं यूक्रेन से, और वो कुर्स्क में भी आगे बढ़ गए। कोई 40% जो भी इंट्रूजन की थी यूक्रेन ने, उन्होंने ख़त्म कर दी है और निरंतर वो बढ़त हासिल कर रहे हैं चौतरफा। और उन्होंने अपना जो है ऑर्शनिक मिसाइल फायर करके तो चौंका दिया है नेटो को, अमेरिका को, और यूक्रेन तो हिल गया है उस मिसाइल से। उनकी पूरी जो मिसाइल फैक्ट्री थी वो तबाह कर दी एक मिसाइल स्ट्राइक से। तो बहुत ही साहब नाजुक दौर से दुनिया गुजर रही है इस वक्त। रूस भी अपना जो उसने गेंस हासिल किए हैं मिडिल ईस्ट में इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। काफ़ी भीषण लड़ाई है। वो बातचीत कर रहा है तुर्की से। ईरान ने भी अपना फॉरेन मिनिस्टर भेजा है तुर्की में, सीरिया में बशर अल-असद को सपोर्ट करने के लिए। रूमर तो बहुत फैल रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ, मेरा अंदेशा है कि शायद रूस जो है वो काफ़ी भारी फायर पावर का इस्तेमाल करके स्थिति को संभाल लेगा और बशर अल-असद को गिरने नहीं देगा। वो अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जो 2 नेवल बेस मेडिटेरेनियन में उसको मिले हैं वो इसके लिए बहुत अहम है, और वो कुछ भी करेगा, लेकिन वो यहाँ पे हस्तक्षेप तो उसने कर ही दिया है। अब देखना ये है कि यह हस्तक्षेप क्या मोड़ लेता है, किस दिशा में जाता है। क्या अमेरिका ने भी कहते हैं फ़ौज बढ़ानी शुरू कर दी है सीरिया के अंदर, कोई 800-900 की फ़ौज उनकी है, कोई 1800 की वहाँ पे तुर्की की फ़ौज है, और फ्री फॉर ऑल है, गदर चल रहा है। जो भी दुनिया ने चैन की सांस ली थी ये सीज़ फायर से, वो सब हवा में उड़ गया है, और लड़ाई इंटेंसिफाई हुई है, कम नहीं हुई। मिडिल ईस्ट की जंग बुरी तरह से, उसमें एक एस्केलेशन का दौर आप देख रहे हैं सीरिया के अंदर। जय भारत, जय हिंद।